जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश में भारत से माफी मंगवाने की क्यों उठी मांग और किसने उठाई ये मांग, क्या है मामला और पश्चिम बंगाल सरकार से क्या है कनेक्शन। दोस्तों जानकर आप भी रहने वाले हैं हैरान। शुभेंदु अधिकारी को जवाब दे पीएम तारिक रहमान। दोस्तों बताएंगे ऐसी क्यों उठी अचानक बांग्लादेश में मांग। तो वहीं तीसरा बैराज किसी भी कीमत पर पूरा करके रहूंगा। जी हाँ, चीन से लौटते ही बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। दोस्तों बताएंगे बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के खुद दिए गए इस बयान के बाद कितना बड़ा झटका लग सकता है भारत को। साथ ही साथ कैसे पाकिस्तान की राह पर चला बांग्लादेश आर्मी चीफ, बढ़ा रहा अपनी दाढ़ी। पहले और अब की तस्वीर देखकर आप भी चौंकने वाले हैं दोस्तों की कैसे पहले सिर्फ बाल हुए करते थे, दाढ़ी मूछ भी नहीं होती थी, अब न सर पे बाल है ना मूछ है, सिर्फ नीचे दाढ़ी है। दोस्तों क्या तारिक रहमान का है ये फरमान? क्या पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहा है? क्या अपने आप को इस्लामीकरण की ओर बढ़ा रहा है बांग्लादेश को? क्या बांग्लादेश एक लोकतंत्र देश ना होकर मुस्लिम देश बन जाएगा? तो फिर क्या होगा अल्पसंख्यक खासकर हिंदू समुदाय का? इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा खास संदेश। क्या है उस संदेश में? साथ ही रशिया ऐसा क्यों कर रहा है कि वो ब्रिक्स और भारत को किनारे कर रहा है और अब किस तरफ मूव कर रहा है? दोस्तों व्लादिमीर पुतिन, जबकि भारत उसका बेहतरीन दोस्त है। दोस्तों एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश तो छोड़िए सुपर पावर देश में भी वो ताकत नहीं कि भारत से माफी मंगवा ले, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की, जहां भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर से तनाव और आपसी मनमुटाव बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। फिलहाल जिसका कारण बांग्लादेश के विपक्षी दल नेशनल सिटीजन्स पार्टी का बयान है, जिसमें भारत से माफी मंगवाए जाने की मांग उठाई जा रही है। दोस्तों इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी टिप्पणी की गई है। दोस्तों फिलहाल इस मुद्दे पर भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक चीज जो सामने आया है बांग्लादेश की तरफ से वो ये कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने, शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने से पूरे बांग्लादेश में भूचाल मचा हुआ है। बांग्लादेश इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि आखिरकार बंगाल में बीजेपी कैसे आ गई, कैसे ममता का किला ढह गया। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी सांसद विपक्ष के चीफ व्हिप नाहिद इस्लाम ने कहा है कि अवामी लीग का 16 साल समर्थन करने के लिए भारत को माफी मांगनी चाहिए। बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने अभी तक बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक इतिहास में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के पड़ोसियों के साथ रिश्ते बराबरी और सम्मान के आधार पर ही होने चाहिए। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक नाहिद ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी पर भी गैर जिम्मेदार बयानों के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार और विदेश मंत्रालय को मजबूती से जवाब देना चाहिए। नाहिद ने कहा कि नए भारतीय उच्चायुक्त को माफी से शुरुआत करनी चाहिए। 16 सालों से भारत की सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवामी लीग को सत्ता में मौजूद रहने में मदद कर रही है और इसके लिए उसे बांग्लादेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को उस्मान हादी के हत्यारों को पनाह देने के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। भारत सरकार ने बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में उनके लिए एक व्यक्तिगत व्यवस्था के तहत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है, जबकि टीओपी में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में दिया गया पद केवल रस्मी कार्यक्रमों के लिए होता है। इस खबर में जो असली बात है दोस्तों वो ये है कि नाहिद इस्लाम ने रविवार को बांग्लादेश की संसद में बोलते हुए कहा कि तारिक रहमान सरकार का विदेश विभाग भारत की ओर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि भारतीय नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तो कह दिया है कि बांग्लादेश का निर्माण भारत की वजह से हुआ है और बांग्लादेश को वैसे ही सबक सिखाया जाना चाहिए जैसे इजराइल ने गाजा को सिखाया है। इस तरह के बयानों पर चुप रहना ठीक नहीं है। मैं तारिक रहमान से कहना चाहूंगा कि वो शुभेंदु अधिकारी को जवाब दे और कड़ा जवाब दे, जिससे कि समझ में आए कि बांग्लादेश को जैसा समझ रहे हैं वैसा ना हो। जी हां दोस्तों, नाहिद इस्लाम ने साफ साफ तारिक रहमान से यह विनती की है कि शुभेंदु अधिकारी को और भारत को तगड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। जबकि रियलिटी क्या है दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने क्लियरली कह दिया है कि भैया बांग्लादेश का निर्माण भारत की वजह से ही हुआ है, चाहे इसको कोई कुछ भी कहे, सच्चाई ही यही है। लेकिन आज भी इस सच्चाई को बांग्लादेश एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी को जवाब देने के लिए तारिक रहमान से विनती कर रहा है नाहिद इस्लाम।
नाम। इस पर आपका क्या है तगड़ा जवाब दोस्तों। रिक्वेस्ट, अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण भारत की ही वजह से हुआ है तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को सबसे पहले दबाइएगा ताकि ये खबर बांग्लादेशियों कट्टरपंथियों तक पहुंचे और पता चल सके कि हर एक भारतीयों को पता है रियलिटी क्या है। वहीं दोस्तों आपको बता दे, इतना ही नहीं, भारत को झटका देने वाला फैसला लिया है दोस्तों तारिक रहमान ने। चीन से लौटते ही बड़ा ऐलान कर दिया, कह दिया कि तीस्ता बैराज किसी भी कीमत पर पूरा करके रहूंगा, वो भी चाइना के साथ। बता दें, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने तीस्ता बैराज मास्टर प्लान को हर हाल में लागू करने का दावा किया है। उन्होंने इसे उत्तरी बांग्लादेश में पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने, खेती को बढ़ावा देने और लोगों की आजीविका बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया। तारिक रहमान ने यह ऐलान चीन दौरे से तुरंत लौटने के बाद संसद में किया दोस्तों। बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा पर मलेशिया के बाद चीन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तीस्ता नदी परियोजना में चीन की मदद मांगी। चीन ने भी इस परियोजना की फिजिबिलिटी अध्ययन में तेजी लाने का वादा किया। बांग्लादेश की संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर आम चर्चा के दौरान तारिक रहमान ने कहा कि उनकी सरकार नदियों, नहरों और सिंचाई के बुनियादी ढांचा में बड़े निवेश के जरिए देश की लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये सरकार राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर तीस्ता बैराज मास्टर प्लान हर हाल में लागू करेगी। उन्होंने राजशाही और रंगपुर इलाकों में पानी की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि उत्तरी जिलों में ये समस्या गंभीर है। उन्होंने कहा कि खेती के लिए साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। जिनको नहीं पता तीस्ता नदी विवाद क्या है उनको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल के समान बंटवारे को लेकर दशकों से विवाद चलता हुआ आया है। तीस्ता विवाद मुख्य रूप से नदी के सूखे मौसम के दौरान पानी के उपयोग को लेकर केंद्रित है दोस्तों। यदि सूखा पड़ता है तो फिर इस पानी को लेकर लड़ाइयां चालू होती हैं या विवाद गहराता है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत द्वारा सर्दियों में पानी रोके लिए जाने से उनके यहाँ सिंचाई और कृषि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बांग्लादेश तीस्ता के जल का 50% हिस्सा चाहता है, जबकि भारत जल विद्युत और अन्य घरेलू आवश्यकताओं के कारण 55% हिस्सेदारी की मांग करता है। और अब चीन से तुरंत बाद लौटने पर यह बयान देना साफ साफ झलकता है कि कैसे चीन इफेक्ट तारिक रहमान पर पड़ा है। कैसे चीन से लौटने के बाद भी पूरा ध्यान चाइना पर ही है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का, और कैसा असर उनके माथे में डाला गया है चाइना का, साफ साफ झलक रहा है दोस्तों। लेकिन वाकई में यह तीस्ता बैराज अगर कार्य पूरा होता है तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा भारत के साथ झड़प अवश्य होगा। तीस्ता नदी का बेसिन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बेहद करीब है। भारत की सबसे बड़ी चिंता चीन की भौतिक उपस्थिति को लेकर है, क्योंकि यह परियोजना भारत के रणनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद पास स्थित है। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है, जैसा कि हम बार बार हर खबरों में आपको बताते हैं। यह जमीन का एक संकरा हिस्सा है जो कि पतला है लेकिन लंबा सा होता है। मात्र 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत जिसमें कि असम, सिक्किम, अरुणाचल आदि को बाकी मुख्य भारत से जोड़ता है। दोस्तों, अगर इस कॉरिडोर के ठीक बगल में चीनी इंजीनियर, सैनिक या चीनी तकनीक की मौजूदगी बढ़ती है तो युद्ध या किसी सैन्य गतिरोध की स्थिति में भारत के लिए अपने पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क टूटने का खतरा निश्चित तौर पर पैदा हो सकता है। यही कारण है कि भारतीय रक्षा और रणनीतिक गलियारों में इस चीनी प्रोजेक्ट को लेकर पैनी नजर रखी जा रही है दोस्तों। और यही अगले विवाद का, अगले झड़प का कारण बन सकता है कि बांग्लादेश को जवाब देना पड़ जाए भारत को, क्योंकि जब बात सॉवरेनिटी की आएगी, जब सुरक्षा की बात आएगी तो भारत भी नहीं पीछे हटने वाला। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या है राय, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वहीं आपको बता दें, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कैसे बांग्लादेश को एक मुस्लिम देश, मुस्लिम राष्ट्र दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वो सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा जो शेख हसीना की सरकार में न्यूट्रल लुक में नजर आते थे दोस्तों, लेकिन अब वो तारिक रहमान की सरकार में बाल मूछ छोड़ दाढ़ी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेशी सेना के लिए 1971 से क्रांति का प्रतीक रहे इटरनल फ्लेम यानी शिखा अनिर्बाण, जिसे अमर मशाल भी कहा जाता था, उसे बुझा दिया गया है। इससे सेना के कई निचले और ऊपर के अधिकारियों को बेचैनी हो गई है। यह 1971 की लड़ाई में बांग्लादेशी सेना की तरफ से दिए गए बलिदान, शौर्य और जज्बे का प्रतीक था। यह 1971 से लगातार जलती आ रही थी। शिखा अनिर्बाण को इस हफ्ते सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा के सऊदी अरब में हज यात्रा पर जाने से 3 हफ्ते से भी कम समय पहले बुझाया गया है। शिखा अनिर्बाण ढाका छावनी में स्थित था और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शहीद हुए वीर सैनिकों की याद में 24 घंटे जलती रहती, लेकिन इसे 55 वर्षों के बाद बुझा दिया गया। अब आप कहेंगे शिखा अनिर्बाण को बुझाने का क्या मतलब है? वाकई में दोस्तों ये सवाल उठना जायज है, तो आपको बता दें
जैसे भारत में राजघाट है जहां दुनिया भर के मेहमान आते हैं और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश के लिए शिखा अनिर्वाण भी था, जहां देश के दौरे पर आए मेहमान श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक था, न सिर्फ बांग्लादेश के रक्षा बलों के लिए बल्कि सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों और अवामी लीग जैसे संगठनों के बीच भी एक खास जगह रखती है। दोस्तों, आर्मी चीफ की बात करें तो आर्मी चीफ वकारुज्जमा क्लीन शेव में रहते थे और बांग्लादेशी सेना के कुछ सीनियर अधिकारियों ने कहा है कि दाढ़ी बढ़ाने का मतलब आर्मी चीफ के बहुत ज्यादा धार्मिक होने की निशानी है, और वो भी तब जब उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 1 साल ही बचा हुआ है। ऐसे वो जाते जाते बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को, या फिर तारिक रहमान का दबाव है जो वो ऐसा कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। आप उनकी पिक्चर देख पा रहे हैं दोस्तों, पहले की और अब की, जिसमें कि जमीन आसमान का फर्क है। पहले वो सिर्फ एक न्यूट्रल आर्मी चीफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो आर्मी चीफ के साथ साथ धार्मिक भी होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात तो यह है कि जनरल जमा बांग्लादेश आर्मी के इतिहास में शायद पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिन्होंने दाढ़ी रखी है। यानी बांग्लादेश की सेना अब मजहबी हो रही है, जिसने इतिहास में कुछ खतरनाक फैसले किए हैं। 1971 में देश के आजाद होने के बाद बांग्लादेशी सेना ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की है। यह हत्या कुछ कर्नलों और मेजरों ने की थी। ऐसे में पाकिस्तानी सेना में भी इसी तरह इस्लामीकरण शुरू होता दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। आखिर क्या मैसेज देना चाह रहा है बांग्लादेश? क्या इससे अल्पसंख्यक समुदाय और खतरे में पड़ जाएगा? क्या शेख हसीना का वापस लौटना अब लाजमी बन चुका है, जरूरी बन चुका है? आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें अगली खबर, पीएम मोदी सरकार बात नहीं करेगी, पाकिस्तान लगा रहा गुहार। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खोली शहबाज शरीफ की पोल। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत की हालिया दिनों में काफी चर्चा हो रही है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के सेना अधिकारी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मिले हैं। जो जानकारी अपडेट हम आपको ऑलरेडी दोस्तों 2-3 वीडियोज में बता चुके हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स का भारत सरकार के सूत्रों ने खंडन करते हुए कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस घटनाक्रम पर पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक और स्वतंत्र टिप्पणीकार कमर चीमा ने अब कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी। कमर चीमा ने अपने आप कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेसी से जुड़ी खबरों के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या दोनों देशों के बीच चीजें ठीक होने जा रही है। इसकी वजह यह है कि हालिया दिनों में आरएसएस की ओर से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की गई है। कुछ भारतीय सेना अफसरों ने भी रिश्ते में सुधार पर जोर दिया है। कमर चीमा ने कहा कि भारत मौजूदा समय में पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। इसकी वजह मुझे नरेंद्र मोदी सरकार की नीति लगती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त रुख लगातार दिखाया है और पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट करार दिया है। ऐसे में उनके लिए पाकिस्तान से बातचीत की टेबल पर आना राजनीतिक नुकसान का सबब बन सकता है। कमर चीमा ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान का रुख तो साफ है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान के बातचीत के लिए तैयार होने की एक अहम वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में आर्मी और सरकार के बीच कोई खींचतान नहीं है जो अक्सर रहती है। इस वक्त पाकिस्तान में आर्मी और सरकार पूरी तरीके से एक पेज पर दिखाई दे रही है। कमर चीमा ने इस दौरान ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत को बातचीत से पूरी तरह दूर नहीं होना चाहिए। चीमा ने यह भी कहा कि ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं जिनके बीच 50 साल से राजनयिक संबंध तक नहीं है। फिर पाकिस्तान और भारत में तो आपसी मेलजोल किसी न किसी तरह से जंगों के दौरान भी रहा है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान को बातचीत में कोई दिक्कत आखिर क्यों होनी चाहिए? वहीं सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी आधिकारिक ट्रैक 2 बातचीत को ना तो मंजूरी दी है और ना ही उसका समर्थन किया है। उन्होंने सिंधु जल संधि के तहत किसी भी तरह की ढील या रियायत की संभावना को भी पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र से जुड़े मुद्दों या अन्य द्विपक्षीय तनावों के बावजूद भारत का रुख पहले जैसा ही बना हुआ है। दोस्तों, ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या पाकिस्तान जो बातचीत करने के लिए उतारू हुआ है भारत के साथ, क्या भारत को हामी भरनी चाहिए? क्या भारत को भी बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान को तो भारत की आवश्यकता है, लेकिन भारत का मंसूबा अब तक पूरा नहीं हुआ है और भारत ने जो अपनी कंडीशन रखी है वो भी पूरा नहीं कर रहा है पाकिस्तान। जो भारत कह चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद मुक्त नहीं होगा, आतंकवाद का सफाया करके जब तक ये नहीं कह देता कि पाकिस्तान आतंकवाद मुक्त हो चुका है, तब तक बातचीत नहीं होगी। ऐसा भी नहीं किया पाकिस्तान ने। ऐसे में दोस्तों, क्या है आपका आंसर इस सवाल का, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर मौजूदा खामिनी ने पीएम मोदी को भेजा खास संदेश। भारत संग दोस्ती में आया एक नया मोड़। जी हां दोस्तों, ईरान के अयातुल्ला सैयद मौजूदा खामिनी ने भारतीय प्रधानमंत्री की ईद उल अजहा की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। ये पहली बार है जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने भारत को लेकर कुछ कहा है। उन्होंने लिखा कि भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर आपका बधाई संदेश मिला। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ। उन्होंने
आगे लिखा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आपसी सम्मान और साझे हितों पर टिकी हमारे दोनों देशों की ऐतिहासिक दोस्ती हमारी सरकारों की कोशिशों से और मजबूत होगी और इसका दायरा बढ़ेगा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से भारत सरकार और भारत के महान लोगों की खुशहाली और लगातार कामयाबी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो ये था दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा का प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर खास संदेश। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? वहीं आपको बता दें ब्रिक्स और भारत को किनारे क्यों कर रहा है रशिया? पुतिन का ग्रेटर यूरेशियन प्लान क्या है? चीन पाकिस्तान से भी तालमेल बढ़ा रहा है। बता दें रूस की विदेश नीति में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। रशिया अब जो है भारत और ब्रिक्स के देशों के बजाय आसियान क्षेत्र के साथ अपने ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इस महीने जब फ्रांस में G7 देश रशिया को घेरने का प्लान पर काम कर रहे थे, उस दौरान व्लादिमीर पुतिन आसियान देशों के साथ पश्चिमी देशों को काउंटर करने के लिए दूसरे प्लान पर काम कर रहे थे। ये पुतिन का ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप जिसे कजान शहर में खींचा जा रहा था। ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप का मकसद आसियान, SCO और EAU को एक ऐसे महाद्वीपीय नेटवर्क से जोड़ना है जो पश्चिमी प्रभाव का सामना कर सके। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बाद रशिया को नए बाजारों की सख्त आवश्यकता है। जून 2026 में रशिया के कजान शहर में आयोजित रशिया आसियान समिट में सभी 11 आसियान देशों ने हिस्सा लिया। वहां दोनों पक्षों ने व्यापार बढ़ाने, अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने और परमाणु ऊर्जा सहयोग पर ऐतिहासिक समझौते किए हैं। रशिया पूरी तरीके से चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होना चाहता, इसलिए वो वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड जैसे तेजी से बढ़ते देशों को अपना नया साथी बना रहा है। अब सवाल यह है कि क्या रशिया भारत और ब्रिक्स को किनारे कर रहा है? तो आपको बता दें राजदूत रघु गुरुवंश के मुताबिक यूरेशियन टाइम्स में तर्क दिया है कि रशिया जो है वो भारत और ब्रिक्स को किनारे कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि खास बात यह थी कि जब पुतिन ने रूस आसियान प्लेटफॉर्म के SCO और EAU के साथ साझेदारी करने पर विचार करने का जिक्र किया तो उन्होंने ब्रिक्स का जिक्र नहीं किया। रूस ब्रिक्स को क्षेत्रीय एकीकरण के तरीके के बजाय तेजी से वैश्विक और भौगोलिक रूप से फैले हुए और राजनीतिक रूप से विविध गठबंधन के तौर पर देखता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट है दोस्तों जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, X पर इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।